स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 5 पर आ चुके हैं और चैप्टर चल रहा है अल्टरनेट करंट। लास्ट 2 वीडियोस में मैं आपको सर्किट थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आपको मैंने इंडिविजुअली बताया कि रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर एसी वोल्टेज के साथ कैसे बिहेव करता है या अल्टरनेट करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन आपको देखने को मिलता है। देन लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशंस को सीखा था। कैपेसिटर और रजिस्टर को साथ में लगाया था, इंडक्टर और रजिस्टर को साथ में लगाया था और उनको कनेक्ट किया था बैटरी के साथ। तो आपको प्लीज 2 वीडियोस जरूर देखना ताकि आप कंप्लीटली समझ सको कि एक्चुअल में सर्किट थ्योरी क्या है, राइट। क्योंकि ये दोनों ही लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेंगे इस लेक्चर को समझने में। इवन तक कि मैं बोल रहा हूँ कि जो सर्किट थ्योरी का ये आज तीसरा लेक्चर, ये तीनों लेक्चर्स आपको एसी करंट, जो अल्टरनेट करंट जो चैप्टर है आपका, ये जिसको कहते हैं ना 70 से 80% जो कंटेंट है आपको इसी में से मिलेगा, राइट। चाहे वो न्यूमेरिकल का कंटेंट हो, चाहे वो आपका कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो। तो इसलिए आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम तीनों का कॉम्बिनेशन सीखेंगे, राइट। तो कॉम्बिनेशन में देखो मैं क्या बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने लगाया, चलो LCR नाम है ना सर्किट का, तो मैं आज सिखा रहा हूं आपको एक ऐसा सर्किट जिसका नाम है सीरीज LCR। ठीक है, सीरीज LCR का मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट के अंदर बच्चों एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक जो रजिस्टर है हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और किसके साथ कनेक्ट किया? हमने कनेक्ट करा एक AC सोर्स के साथ जो अल्टरनेट वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, राइट। कुछ ऐसे, ठीक है। ये है यहां पर L, ये है यहां पर C और ये है यहां पर R। अब यहां पर मैं जो भी वोल्टेज दूंगा, ठीक है, अभी वोल्टेज को हम बाद में ड्राइव करेंगे जैसे कि हम करते आए हैं। करंट जो यहां पर जाएगा तीनों को वो सेम मिलेगा। करंट हमेशा की तरह मैं ले रहा हूं यहां पर I0 sin ओमेगा टी, राइट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I0 sin ओमेगा टी। तीनों को मिलने वाला करंट सेम है। तो मैं एक बार ना तीनों का यहां पर फेजर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर अगर वोल्टेज की पीक वैल्यू ये है, अगर मैं इसको V0 अक्रॉस R बोल रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये क्या हो जाएगा I0। अगर मैं कैपेसिटर में I0 ऐसे बना रहा हूं तो आपको पता है कि कैपेसिटर में करंट बाय π/2 फेज लीड करता है, इसलिए करंट को मैं ऊपर बना रहा हूं। और वोल्टेज क्या होनी चाहिए यहां पर? V0 अक्रॉस C, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, इंडक्टर में भी मैंने I0 को ऐसे बनाया तो मुझे यह समझ आ रहा है कि यहां पर करंट लैग करता है, इसलिए जो V0 अक्रॉस L होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए, V0 अक्रॉस L। कैसे? π/2 से। अब आप दोनों को ध्यान से देखना यार, यहां पर इंडक्टर में वोल्टेज π/2 से लीड कर रही है, कैपेसिटर में वोल्टेज π/2 से लैग कर रही है, रजिस्टर में देयर इज 0 फेज डिफरेंस। ये बातें हम पहले भी पढ़कर आए, इसमें कोई भी मैंने नई बात नहीं बताई अब तक, राइट। लेकिन जो मैं वोल्टेज दे रहा हूं ना वो देखो 3 तरह से डिवाइड कर रही है अपने आप को, राइट। कैसे डिवाइड कर रही है? अच्छा देखो, यहां पर ये ऑफर करेगा XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये ऑफर करेगा XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, राइट। तो अब यहां पर ना फेजर डायग्राम से मैं ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हाँ, मैं एक यहां पर एक केस लेकर चल रहा हूं। यहां पर दिस इज ओवर फर्स्ट केस कि VL जो है वो ग्रेटर देन है VC से। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। या मैं इसको ये बोल देता हूं कि जो XL है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो ग्रेटर है किससे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। केस 1 कि अगर मैं ऐसा केस लेकर चलूं तो यहां पर ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैं फेजर समझा रहा हूं। यहां पर सपोज ये जो है, ये यहां पर मैं बना रहा हूं VR, या ऐसा बोल दो V0 अक्रॉस R, ठीक है। इसी के साथ यहां पर जो कम मैग्नीट्यूड बनाया मैंने करंट का बनाया, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस
वोल्टेज सेम फेज में बना दी मैंने। इसी के ऊपर अगर मैं फेजर बनाऊं इंडक्टर का, तो इंडक्टर की जो वोल्टेज है बच्चों वो ऊपर की तरफ होगी ऐसे। इंडक्टर की वोल्टेज मैंने बना दी यहां पर ऐसे V0L, और फेज क्या बना दी यहां पर π/2। मैं चीजों को आसान करने के लिए यहां पर ऐसे लिख रहा हूं ताकि सिंपली आप समझ सको VL। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं VR, ठीक है। और इसी के साथ अगर ये I0 की वैल्यू है तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या π/2 नीचे, तो मैं इसलिए जो नीचे बना रहा हूं ऐसे, ये क्या बना रहा हूं बच्चों VC, और ये नीचे की तरफ कितना है π/2, ठीक है। तो इससे मुझे पता लग गया दिस इज VR। VR से ये जो I0 करंट ये मैं दे रहा हूं यहां पर पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या कर रहा है VR के तो साथ है, VL से लैग कर रहा है और VC को लीड कर रहा है। यहां से ये समझ आ रहा है ना कि देखो ये I0 करंट जो है इसका मतलब ये है कि π/2 लैग कर रहा है किससे, इंडक्टिव वोल्टेज से, और इसका मतलब ये भी है कि ये π/2 लीड कर रहा है किससे, कैपेसिटिव वोल्टेज से। इसको मैं कन्वर्ट करके ग्राफ को मैं ऐसा लिख दूं तब भी कोई नहीं होगा। इसको वेक्टर की तरह सोल्व करते हैं, फेजर डायग्राम को वेक्टर की तरह सोल्व करूंगा तो देखो VL ऊपर ज्यादा है VC नीचे कम है, तो नेट इफेक्ट का जाएगा ऊपर की तरफ। तो मैं इस डायग्राम को ऐसा भी बना सकता हूं, इस डायग्राम को हम ऐसा भी बना सकते हैं। ये जो ऊपर वाला इफेक्ट होगा इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, इट विल बी VL माइनस VC। यहां पर क्या मिलेगा मुझे VR, राइट, और ये क्या है यहां पर आपका I0। अब इन दोनों का जो इफेक्ट होगा, VR क्या चाहेगा कि करंट उसके अलोंग फ्लो करे, कोई भी फेज डिफरेंस ना है, लेकिन क्योंकि यहां पर इंडक्टिव सर्किट डोमिनेंट है, इंडक्टिव सर्किट क्या चाहेगा कि नहीं कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, राइट। तो यहां पर मैं अगर V0 को ड्राइव करने की कोशिश करूं तो दिस विल बी द V0। V0 का मतलब है कि जो वोल्टेज आप यहां पर सप्लाई कर रहे हो उसका जो एंगल बन रहा है यहां पर, वो एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है फाई, ठीक है। अब आप यहां से ना एक चीज का आइडिया लगा सकते हो कि करंट से फाई ज्यादा है V0, यानी कि जो नेट वोल्टेज आप दे रहे हो, यानी कि इस पर्टिकुलर डायग्राम का मतलब है कि करंट जो है वो लैग कर रहा है बाय फेज डिफरेंस फाई। यहां पर अगर मैं इसको ना बनाऊं ऐसे, तो अगर ये ऐसे आ जाए यहां पर, ये एंगल क्या है π/2, तो मैं बोलूंगा करंट जो है लैग कर रहा है बाय π/2। तो करंट π/2 से तो लैग करेगा नहीं अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या नेट वोल्टेज बना दी बच्चों V0, और ये एंगल क्या बन रहा है फाई। और मैं क्या बोल रहा हूं कि अब जो ये वोल्टेज है ना, इस वोल्टेज को मैं लिख सकता हूं करंट क्योंकि लैग कर रहा है ना, यानी कि ये V0 जो है ये करंट से फाई ज्यादा है, तो मैं लिख दूंगा इसको क्या V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और करंट क्या है इस जो निकल रहा है, करंट है I0 साइन ओमेगा टी। इससे ये पता लग रहा है कि अगर मैं सर्किट इंडक्टिव बना रहा हूं, अगर मैं ये वाला केस ले रहा हूं VL ग्रेटर देन VC, दैट मीन्स जो मुझे वोल्टेज यहां पर बनानी है वो कैसे बनानी है, इट इज लीडिंग द करंट बाय फाई। सी अगर उसी को मैं पर्टिकुलर इस तरीके से सोल्व करूं, V0 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकता हूं VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इस V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब आपको पता है कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, I0 VL को क्या लिखा जा सकता है, VL को क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं इसके अक्रॉस IXL, या I0 XL लिखना चाहिए ना पीक वैल्यू, तो VL को क्या लिख सकता हूं मैं I0 इंटू में XL, VC को क्या लिख सकता हूं I0 इंटू में XC, इन दोनों का होल स्क्वायर, प्लस VR को क्या लिख सकता हूं IR होल स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या आ रहा है V0। अब मैं इसको जब और सिंप्लीफाई करता हूं बच्चों, और सिंप्लीफाई करके जो मुझे मिलेगा रिजल्ट, सी इसी को लिख रहा हूं यहां पर, V0 विल बी I0 बाहर, अंदर क्या बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब सी I0 के साथ एक प्रोडक्ट आ रहा है जो कि क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। ये सभी के सभी क्या रेजिस्टेंस है जो मुझे इस LCR सर्किट में कंबाइनली मिल रहा है, तो मैं इसको यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, आपने नीचे लिखना है क्योंकि यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इस चीज को मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं। जो ये चीज है ना पर्टिकुलर, ये चीज
राइट। इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, देखो दिस इज जेड। जेड क्या है, किसके इक्वल है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। जेड क्या है बच्चों, जेड है इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक इंपीडेंस आ जाएगा। सेम वे में जैसे आपने ये ट्रायंगल फॉर्म किया, मैं ये इंपीडेंस ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकता हूं। दिस विल बी XL माइनस XC, दिस विल बी R, एंड हियर यू कैन सिंपली राइट दिस इज योर Z एंड दिस विल बी फाई। ये वाला फाई और ये वाला फाई एक ही बात है। अगर मुझे फाई कैलकुलेट करना है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीजें हम सीख चुके। देखो फाई कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। तो यहीं से अगर आपको फेज कैलकुलेट करना हो तो tan फाई क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, VL माइनस VC ओवर R, राइट। यू कैन सिंपली से फाई विल बी व्हाट, tan इनवर्स VL माइनस VC ओवर R। और मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई विल बी व्हाट, tan इनवर्स, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, XL माइनस XC ओवर R, राइट। ये आपकी चॉइस है कि आप वोल्टेज से फाई निकालना चाहो या रेजिस्टेंसेस को यूज करके फाई निकालना चाहो। तो ये ऐसी कंडीशन मैंने ड्राइव करके दिया बच्चों आपको जहां पर डोमिनेंसी किसकी ज्यादा, डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट इंडक्टर है। तो मैं ना इस पूरे सर्किट का जो कंक्लूजन है एक लाइन में आपको ये दे सकता हूं, सर्किट बिहेव लाइक इंडक्टिव सर्किट and voltage lead current, sorry for very bad handwriting, voltage leads current by phase difference phi। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है इसलिए बेटा वोल्टेज लीड करेगी, करंट लैग करेगा, राइट। आई होप कि मेरी राइटिंग आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि जब भी मैं लेक्चर शूट करता हूँ मेरी वाइफ जब बोर्ड देखती है भरा हुआ ये, तो ये बोलते हैं कि इतनी गंदी राइटिंग पता नहीं आपके बच्चों को कैसे समझ आती है। तो क्या आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ आ जाती है, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि अपनी वाइफ को पढ़ा सकूँ कि बच्चों को सब कुछ समझ आता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम करेंगे इसका केस नंबर 2। अभी जो पिछला केस था वो क्या था, जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब हम इसका रिवर्स केस सोचते हैं। अगर मान लो कि कैपेसिटर को मिलने वाली वोल्टेज ज़्यादा हो एज कंपेरिजन टू इंडक्टर, तो क्या कंडीशन बन सकती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब आपके लिए ना चीज़ों को समझना, मैंने ना पूरी कोशिश करी है कि देखो मैं चाहता तो सर्किट थ्योरी को 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म कर देता, बट मैंने ये रियलाइज़ किया क्योंकि ऐसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए सर्किट थ्योरी को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, ताकि आप समझ सको कि प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर क्या है, फिर कॉम्बिनेशन क्या है, और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, राइट। तो सी कुछ चीज़ें आपको खुद से लिखकर ही समझ आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर केस 2 ले रहा हूँ। अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों कि इस बार वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, या ऐसा बोल दूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो मेरे हिसाब से जो फेजर बनेगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा। देखो यहां पर तो वही वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और इसी के डायरेक्शन में यहां पर करंट है, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो इंडक्टिव वोल्टेज है, जो इंडक्टर को वोल्टेज मिलेगी वो π/2 से लीड करेगी। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो कैपेसिटिव वोल्टेज है, कैपेसिटिव वोल्टेज कह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं, कैपेसिटिव वोल्टेज है वो π/2 से लैग करेगी। लेकिन क्योंकि इस बार ये वाली जो वोल्टेज है ये ज़्यादा है, ये वाला जो VC है ये हम ग्रेटर लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए जो नेट इफेक्ट जाएगा बच्चों वो डाउनवर्ड जाएगा इस बार। इसलिए अब ये जो फेजर डायग्राम आपने बनाया है ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे। देखो ये आपके पास वही VR है, ये वही I0 है, और इस बार जो एरो आप ऐसे डाउनवर्ड बना रहे हो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये एरो बन जाएगा आपका VC माइनस VL। ठीक है, और VC माइनस VL, और ये जो इस बार आपको वोल्टेज मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, और ये एंगल क्या होगा, फाई। ठीक है, सी
अगर ये ऐसे होता तो अच्छा, ये आपको क्या नेट वोल्टेज मिल रही है ना, अगर ये नेट वोल्टेज बिल्कुल ऐसे आ जाती तो मैं बोलता कि करंट π/2 से लीड कर रहा है नेट वोल्टेज को। ये एरो क्योंकि ऐसे आ गया, देखो फाई एंगल का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि करंट इज लीडिंग नेट वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस फाई। तो यानी कि इस केस में जो ये वोल्टेज आएगी बच्चों आपकी, ये क्या आएगी, V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि वोल्टेज करंट से लैग कर रही है, नीचे की तरफ है। देखो अगर करंट, देखो करंट यहां पर कितना लिया है अपने, I0 साइन ओमेगा टी, राइट। तो अगर मैं वोल्टेज को यहां पर ओमेगा टी लिखूंगा तो करंट को क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस फाई। क्योंकि मैंने करंट ओमेगा टी ले रखा है, इसलिए मैं वोल्टेज को क्या लिख रहा हूं कि ये तो करंट हो गया I0 साइन ओमेगा टी, वोल्टेज तो लैग कर रही है, कैसे लैग कर रही है, फाई से, तो माइनस फाई। अगर ये वोल्टेज ऐसी होती तो माइनस π/2। सो इस तरह से मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो सर्किट है ये अब एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रही है। और पिछले केस में क्या था, पिछले केस में आपको सर्किट कैसा मिल रहा था, इंडक्टिव। तो कंक्लूजन में पहले ही लिख देता हूं, फेजर, देखो जिसने फेजर डायग्राम बनाना सीख लिया वो सर्किट को देखते ही आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। जब मैं कल इसका न्यूमेरिकल लेक्चर डालूंगा तो आपको ये सारी चीजें मैं वहां पर रिपीट करूंगा दोबारा से, राइट। तो हो सकता है कि मैं 2 वीडियोस बनाऊं सिर्फ जिसमें न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल्स आपको कराऊं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज यहां पर कंक्लूजन में पहले लिख देता हूं, सर्किट बिहेव लाइक कैपेसिटिव सर्किट and current leads voltage by phi, ठीक है। और करंट इस बार वोल्टेज को फाई फेज से लीड करेगा। अब उस कहानी को मैं लिख सकता हूं ऐसे, जैसे कि वेक्टर हम सोल्व करते हैं तो V0 का स्क्वायर विल बी व्हाट, VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इस तरह से लिखी जा सकती है बात ये। तो V0 इज इक्वल टू अंडर रूट I0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पीक वैल्यू मेंशन करी है मैंने वहां पर, I0 XC माइनस I0 XL का स्क्वायर प्लस I0 R का होल स्क्वायर। इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इसमें से I0 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा बच्चों, XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब अगेन ये जो आपको I0 के साथ मिल रहा है बच्चों, ये क्या मिल रहा है, अगेन Z मिल रहा है आपको। ये जो फैक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, Z। मैंने अभी लास्ट टाइम पे भी इसको अभी जस्ट 10 मिनट पहले एक्सप्लेन किया, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर। ये हो जाएगा XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा एक बात आपको जो मैं बता देता हूं यहां पर, सर्किट चाहे इंडक्टिव हो चाहे सर्किट कैपेसिटिव हो, Z की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। देखो अगर यहां पर ये ऐसे होता बेटा, XL माइनस XC का स्क्वायर होता, राइट, और प्लस R स्क्वायर होता, तो क्या फर्क पड़ना था। देखो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस अगर नेगेटिव भी आ जाता तब भी स्क्वायर होता, ये डिफरेंस अगर यहां पर पॉजिटिव है तब भी उसका स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसलिए कभी भी XL ग्रेटर देन XC कर दो या XC ग्रेटर देन XL कर दो, बाय सेम अमाउंट आपके इंपीडेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ फर्क किस पे पड़ता है, फर्क पड़ता है सिर्फ इस वोल्टेज पर। तो ये बात आप खुद से की पॉइंट में लिख लेना, बाय मेकिंग द सर्किट इंडक्टिव और कैपेसिटिव Z does not change, but only we can see change in this applied voltage, right? अप्लाइड वोल्टेज का बिहेवियर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने यहां पर लिख दी। अगला काम हम क्या करते होते हैं, यही जैसे ट्रायंगल आपने बनाया इसको इंपीडेंस ट्रायंगल भी दिखा दो ऐसे साथ में। ये क्या आ जाएगा R, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा XC माइनस XL, और ये बच्चों क्या आ जाएगा Z, और ये क्या आ जाएगा फाई। मैंने हर एक डेरिवेशन में सेम तरह की बातें करी है, बिल्कुल आपको ये चीजें अब याद हो जानी चाहिए, टिप्स पे हो जानी चाहिए। मुझे फाई कैलकुलेट करना है तो फाई क्या होगा, अगेन देखो फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इस बार क्या है यहाँ पर, VL माइनस VC ओवर R, राइट।
तो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स VL माइनस VC ओवर R। और अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ, tan इनवर्स, गलत कर दिया यहाँ पर, VC माइनस VL आना चाहिए ना बच्चों, क्योंकि इस बार सर्किट क्या है, कैपेसिटिव है। तो VC माइनस VL ओवर R, सेम वे में XC माइनस XL ओवर R, राइट। दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस फाई, कि करंट कितना फाई से लीड कर रहा है वो यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक दो बातें और हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जल्दी से इसको बना लो। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। रेजोनेंस कंडीशन इन LCR सर्किट। अब रेजोनेंस कंडीशन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। रेजोनेंस कंडीशन में आपको क्या मिल सकता है कि इट इज सिचुएशन in which maximum current flows through circuit। कौन सा सर्किट, LCR सर्किट। ऐसी सिचुएशन जब सर्किट में मैक्सिमम करंट स्टार्ट कर दे फ्लो करना, राइट। तो अगर आपको ये आ जाए कि सेलेक्टिव सर्किट की कंडीशन बताओ, अगर आपको ये आ जाए कि इंपीडेंस मिनिमम हो गया, तो इन तीनों बातों का मतलब एक है, राइट। अगर मैं करंट को डिफाइन करूं तो करंट क्या आएगा बच्चों, V नोट ओवर Z। Z का मतलब क्या है, Z का मतलब अभी हमने ड्राइव करा ना। मान लो कि किसी भी तरह का सर्किट है, जैसे कि इंडक्टिव सर्किट की बात करूं तो XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। जस्ट थिंक अबाउट वन सिचुएशन कि करंट मैक्सिमम हो जाए, तो अगर I नोट को मैक्सिमम होना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप Z को क्या करना चाहोगे, मिनिमम करना चाहोगे, है ना। अगर जो सर्किट है इंपीडेंस मिनिमम हो जाए सर्किट का, यानी कि जो टोटल LCR सर्किट आपको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट को, अगर उसी को मिनिमम कर दे तो डेफिनेटली करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअल में ना इस चीज पे वर्क करना है। देखो Z किसके इक्वल है, Z है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो इसको मैं मिनिमम कैसे कर सकता हूं, देखो करंट मैक्सिमम कैसे जाएगा, करंट को हमने मैक्सिमम करना है। तो मैं यहां पर कंडीशन ले रहा हूं, इफ XL बिकम इक्वल टू XC, अगर XL किसी भी तरह XC के इक्वल आ जाए, यानी कि जितना रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑफर कर रहा है उतना ही रेजिस्टेंस अगर इंडक्टर ऑफर करने लग जाए, तो डेट मींस कि जो Z होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 का स्क्वायर, XL माइनस XC 0 प्लस R का स्क्वायर, यानी कि Z किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। यानी कि अगर मैं ये बोल दूं यहां पर कि I नोट इक्वल्स टू V नोट ओवर R, राइट, या ऐसा लिख दूं V नोट ओवर Z एंड Z बिकम्स इक्वल टू R, देन जो I नोट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा अंडर व्हाट कंडीशन, मैक्सिमम करंट कैन बी ऑब्टेन इन LCR सर्किट only if XL becomes equal to XC, then in that particular case your Z becomes equal to R and circuit behave like a resistive circuit. It means if you are increasing voltage there will be increase in current, if you are decreasing voltage there will be decrease in current, and you can get the maximum value of current by giving this situation, right. See, अब यहां पर एक और बात जो आपको समझनी है, जो इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस कंडीशन में जो फाई होगा, फाई क्या होगा फिर, tan इनवर्स। अब तक आप क्या करते आए थे, देखो मैं यहां पर कर देता हूं, XL माइनस XC ओवर R ये करते आए थे, है ना, लेकिन ये तो 0 हो गया। तो यानी कि अगर मैं ऐसे देखता इसको tan फाई, तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, 0। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस अपने आप देखो 0 मिल रहा है, फाई की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0। तो यानी कि फाई 0 होने का मतलब यही तो हुआ ना कि जो आपको फाई मिल रहा था ऐसे, V नोट जो फाई एंगल बना रहा था किसके साथ, VR और I नोट के साथ, वो फाई 0 हो चुका है। देखो ये हमने फाई एंगल बनाया था ऐसे, ये क्या बनाया था यहाँ पर VR,
इसको क्या बनाया था, VL माइनस VC। मैं बोल रहा हूँ फाई की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 0 मिल रही है, यानी कि जो नेट वोल्टेज है वो कैसे आ गई है, वो ऐसे आ गई, किसके अलोंग आ गई है, रजिस्टर के अलोंग आ गई है। तभी तो मैंने बोला कि रेजोनेंस कंडीशन क्या है, रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये लिख देता हूं, रेजिस्टिव सर्किट बिहेवियर। ठीक है, तो आपने ना बच्चों यहां पर एक्चुअल में 3 बातें सीखी आज। आपने ये सीखा कि अगर एक्स, देखो ये बात मैं लिख ही देता हूं यहां पर, ठीक है, ये बात मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं ऊपर। सर्किट थ्योरी के नोट्स बहुत अच्छे से बनने होने चाहिए आपके बच्चों। देखो अगर लिख रहा हूं यहां पर, इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो सर्किट कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, कैपेसिटिव सर्किट होगा, राइट। अगर एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल है, सर्किट कैसा होगा, रेजिस्टिव होगा, राइट। और इसमें जो आई नोट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस कंडीशन, राइट, कि रेजोनेंस कंडीशन का मतलब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करने लग जाए, रेजोनेंस कंडीशन, इंपीडेंस मिनिमम हो जाए, रेजोनेंस कंडीशन, सर्किट सेलेक्टिव हो जाए, रेजोनेंस कंडीशन, एलसीआर सर्किट बिहेव लाइक रेजिस्टिव सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन, इंपीडेंस मिनिमम हो जाए, रेजोनेंस कंडीशन, राइट। सो जहां पर भी आपको रेजोनेंस क्वेश्चन का, जहां पर भी आपको रेजोनेंस कंडीशन दे दी जाएगी न्यूमेरिकल में, जब हम कल करेंगे तो अपने को ये सब कुछ अप्लाई करना है। तो मैं यही आपको चाहूंगा कि सर्किट थ्योरी के नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना, क्योंकि जब मैं कल न्यूमेरिकल में अप्लाई करूंगा तो आप इन सब चीजों को रिकॉल करोगे, ठीक है। बड़ा इजी है इन सबको चीजों को समझना। अब मैं इसमें आपको ना एक चीज और ड्राइव करा रहा हूं। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, राइट। ये भी कई जगह पूछी जाती है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं और फिर हम छोटी सी बात और ड्राइव कर लेते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ये कई न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछी जाती है, इसलिए इसको प्लीज थोड़ा सा सीरियसली समझना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पर सर्किट रेजोनेंस में आ गया, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्सएल एक्सी के इक्वल मिल रहा है, और एक्सएल को लिखने का तरीका क्या होता है, एल ओमेगा, और एक्सी को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय ओमेगा सी। याद करो 1 बाय ओमेगा सी हमने ड्राइव किया था ये। इसके लिए आप सर्किट थ्योरी का सबसे पहला लेक्चर देखो, कैपेसिटिव सर्किट। अगर मैं ओमेगा को ऊपर ले आऊं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, एल को नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा क्या, नीचे एल सी, है ना। देखो ओमेगा ऊपर तो ओमेगा स्क्वायर 1 बाय एल सी। तो यानी कि अगर आपको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो क्या होगी, 1/√LC। इस तरह से आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अगर आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये क्या, देखो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई न्यू 1/√LC। तो यानी कि न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√LC और 2 पाई। तो इस तरह से मैंने दोनों तरह की फ्रीक्वेंसी निकाल दी, राइट। ये वाली फ्रीक्वेंसी किस में होती है बच्चे, हर्ट्ज में, और ये वाली फ्रीक्वेंसी किस में होगी, रेडियन पर सेकेंड में, राइट। सो दिस इज द वे, दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक्सएल एक्सी के इक्वल है, तो यहां से मैंने ओमेगा कैलकुलेट कर दिया। और साथ में अगर आपको न्यू कैलकुलेट करना है तो अगेन इस ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख दो और आपको ये मिल जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। आज हमने ये सीखा कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट में किस तरह से करंट और वोल्टेज का बिहेवियर रहता है। अगर मैं VL को VC से ज्यादा मान रहा हूं तो पूरा सर्किट जो वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो वोल्टेज है वो लीड करेगी करंट को बाय फाई, जो कि उसका नेचुरल नेचर है। इंडक्टर में वोल्टेज ही लीड करती है। अगर प्योर इंडक्टर होता तो π/2 से लीड करती, क्योंकि ये LCR सर्किट है इसलिए फाई से लीड कर रही है, राइट। और दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि अगर मैं कैपेसिटिव वोल्टेज को इंडक्टिव वोल्टेज से ज्यादा लूंगा, जो कि केस 2 था, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वोल्टेज है वो लैग करेगी उसी करंट को बाय फेज फाई, राइट। और यहां पर एक और जो चीज समझने वाली थी कि मेरा इस सर्किट को इंडक्टिव और कैपेसिटिव बना देने से सिर्फ वोल्टेज पे फर्क पड़ रहा है, सिर्फ वोल्टेज पे फर्क पड़ रहा है क्या,
इम्पीडेंस पे कोई फर्क पड़ा नहीं, इम्पीडेंस वही का वही रहा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करूँ या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर करूँ, बात वही है। और फिर हमने देखा कि जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी तो क्या होगा। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एलसीआर सर्किट से मैक्सिमम करंट को ऑब्टेन करना चाह रहे हो, उस केस में आप एक्सी और एक्सएल को इक्वल प्रूफ कर दो, इक्वल पुट कर दो। उससे आपको ये पता लगेगा कि जो सर्किट है आपका वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है और कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। अभी हमने प्रूफ करा 5-0 होता है, ठीक है। तो लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे लेक्चर को ओवर करते हैं। सर्किट थ्योरी यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है। अब अगला लेक्चर और उससे अगला लेक्चर में भी शायद 2 लेक्चर्स आपके न्यूमेरिकल पे रहे, और फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए मुझे सिर्फ अब 2 या 3 लेक्चर्स की जरूरत है। उसके बाद जो ईएम वेव चैप्टर आएगा आपके पास, वो शायद एक ही लेक्चर में फिनिश हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बचा है, सिलेबस मोस्टली उसमें से कट चुका है। देन हमारे पास आएगा ऑप्टिक्स। तो पूरी कोशिश रहेगी बच्चों, सितंबर के एंड तक मैं ऑप्टिक्स को निपटा दूंगा, राइट। रे ऑप्टिक्स निपटा दूंगा, ईएम वेव निपटा दूंगा, और शायद हो सकता है वेव ऑप्टिक्स भी आदि निपटा दूं, ठीक है। तो लेक्चर के नोट्स साथ साथ बनाते रहो। हमारे पास टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए, बट साइड बाय साइड हमको अपना पिछला भी रिवाइज करते जाना है। तो इसलिए कोशिश करो कि सैटरडे संडे आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस चैप्टर्स की रिविजन के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दो, राइट। 5 डेज आप रेगुलर पढ़ो, लेकिन लास्ट के 2 दिन आपने एक पिछला चैप्टर जरूर पढ़ना है। जो बच्चे क्वांटम एकेडमी पर एनरोल है हमारे साथ, जो ऐप के साथ जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप हमारे साथ ऐड है, उनको प्रॉपर एक टेस्ट शेड्यूलिंग मिल जाती है। मंडे को आपका टेस्ट रहता है, जिससे बाय डिफॉल्ट उनके पास एक पिछला चैप्टर पढ़ने का एक मोटिवेशन आता है कि हमको पढ़ना है, राइट। तो आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, जो बच्चे हमारी एकेडमी का स्टूडेंट नहीं है या व्हाट्सोएवर जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ हमेशा अपने टीचर को मोटिवेट करो। देखो, टीचर के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं और आपके पास सिर्फ एक टीचर है, राइट। तो आपको टीचर को कई बार रिकॉल कराना होता है कि सर मुझे एक टेस्ट शेड्यूल। और कभी भी एक बात बोलूँ, आज टीचर्स डे है, एक बात दिल से बोल रहा हूँ, कभी भी एक टीचर आपको डिनाई नहीं करेगा। हमेशा एक अच्छा टीचर ये चाहेगा कि बच्चा उससे डाउट्स ले। एक अच्छा टीचर हमेशा ये चाहेगा कि बच्चा उससे उसका टाइम मांगे, क्योंकि एक टीचर इस बात को समझ सकता है कि एक बच्चे का अगर फ्यूचर बनता है, अगर सपोज करो आप में से कोई एक बच्चा भी कामयाब हो गए और आप में से कल को कोई बिल गेट्स बन गया, आप में से कल को कोई लाइक नरेंद्र मोदी बन जाए, आप में से ही कल को कोई अंबानी बन जाए, तो एक टीचर के लिए ना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है वो, कि यार मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था जो कभी मेरे सामने बैठता था, लाइक, और मुझसे वो डाउट्स लिया करता था, मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे परेशान किया करता था, लेकिन आज वो बहुत बड़ा आदमी है, राइट। और वो जब बच्चा आपको एक बड़े स्टेज पर आपको लाइक वो प्राउडली बोलता है कि मेरे एक टीचर हुआ करते थे, राइट, तो वो मुझे बहुत सही गाइडेंस दिया करते थे। तो टीचर के लिए यही कुछ लाइफ की अर्निंग्स है। तो अभी मेरा टीचिंग करियर बेशक बहुत लंबा नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ कि वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ कुछ अच्छी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो अंदर से एक प्राउड फीलिंग आती है। एक टीचर बेशक 95-100 स्कोर ना करे अपने सब्जेक्ट में, लेकिन अपने बच्चों को उस मुकाम तक ले जाने की वो कैपेबिलिटी रखता है। ये उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है कि वो एक बच्चे के लिए खुद एफर्ट कर सकता है। बेशक उसको क्या अपना खाना छोड़ना पड़े, लेकिन वो बच्चे के डाउट्स जरूर लेगा, अगर बच्चा उसको बिल्कुल उसके टीचर के एफर्ट की वैल्यू कर रहा है। तो इसलिए अपने टीचर को भी आप मोटिवेट करते रहो, खुद भी मोटिवेट होते रहो, और कभी भी सीखना मत छोड़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।